जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, शाब्दिक या व्याकरणिक निर्वचन। लिटरल या ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सेफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन माना जाता है। ये नियम कहता है A statute must be construed literally and grammatically, giving the words their ordinary and natural meaning. शब्दों को उनका सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए और प्राकृतिक अर्थ ही दिया जाना चाहिए। लेजिस्लेशन ने जो शब्द लिखे हैं, किसी कानून में जो शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को मीनिंग क्या दिया जाए, उनका सिंपल और नेचुरल मीनिंग ही दिया जाए, साधारण और स्वाभाविक अर्थ ही दिया जाए। अगर ये वर्ड्स बिल्कुल क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, उनमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, डाउट नहीं है, एम्बिग्विटी नहीं है, तो किसी भी लॉ के प्रोविज़न को, लीगल लैंग्वेज को वही इफ़ेक्ट दिया जाना चाहिए, वही प्रभाव दिया जाना चाहिए जो वो शब्द कह रहे हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। इस प्रिंसिपल का जो बेसिस है वो ये कहता है कि हम इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है कि लेजिस्लेशन का इंटेंशन पता करना, विधायिका का क्या आशय है इसका पता लगाना। अब विधायिका यानी लेजिस्लेशन जब लॉ बनाएगा तो अपने इंटेंशन को कैसे एक्सप्रेस करेगा, अपने आशय को कैसे प्रकट करेगा, उन वर्ड्स के थ्रू जो उसने एक्ट में लिखे हैं, किसी कानून में जिन वर्ड्स का यूज़ किया गया है उनके थ्रू लेजिस्लेशन का इंटेंशन पता लगता है। अब अगर उन वर्ड्स से हमें क्लियर मीनिंग पता चल रहा है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, स्पष्ट रूप से हमें कोई बात पता चल रही है, तो यहाँ ये नियम कहता है कि हमें एज इट इज़ नेचुरल मीनिंग ही दिया जाना चाहिए जो वर्ड्स कह रहे हैं। इसे सबसे ज़्यादा सेफ रूल कहते हैं, इसलिए क्योंकि लेजिस्लेशन के इंटेंशन को हम उसके वर्ड्स के द्वारा ही जान सकते हैं जो उसने एक्सप्रेस किए हैं, और हम उसी भाषा को एज इट इज़ अडॉप्ट कर रहे हैं अगर कि वो क्लियर है, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं है। तो हमें ये नहीं करना है कि उसका जो रिज़ल्ट है या कॉन्सिक्वेंसेस है उसे देखें, हम उस भाषा को प्रभाव प्रदान करेंगे, उस लैंग्वेज को, वर्ड्स को इफ़ेक्ट देंगे, ना कि उसके इंटरप्रिटेशन के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे। तो कोर्ट इस बात के लिए बाउंड होता है कि एज इट इज़ जो लॉ बनाया गया है उसी लॉ को वो क्या करेगा, एनफोर्स करेगा। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का काम होता है लॉ मेक करना है और जुडिशरी का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ इंटरप्रिटेशन का सबसे पहला रूल तो कह रहा है भाई सब लोग अपना अपना काम ही करो। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने लॉ बनाया है, उसने जो बात कही है, शब्द वहाँ पे लिखे हैं, ऑब्वियस सी बात है सोच समझ के लिखे गए हैं और एक एक शब्द का महत्व है वहाँ पे। तो आप तो जुडिशरी में तो आप क्या करो, उसको एज इट इज़ इंटरप्रेट करो, उसको लागू करो, जैसे उन्होंने कहा है वैसे के वैसे ही उसको इफ़ेक्ट दे दो, जैसा कि लेजिस्लेशन ने कहा है। आप अपने हिसाब से शब्दों को अर्थ मत दो, क्योंकि शब्द उन्होंने सोच समझ के वहाँ पर लिखे हैं। लेजिस्लेशन के ऊपर छोड़ दिया हमने ये काम कि आप कानून बनाओ और जुडिशरी उसको क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, लागू करेगी। तो अगर उसका नेचुरल मीनिंग हमें क्लियर हमें पता चल रहा है, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं है, तो हम उसे एज इट इज़ ही मीनिंग देंगे। जो उन वर्ड्स का पॉपुलर मीनिंग, जनरल मीनिंग, स्वाभाविक और प्रचलित अर्थ निकल रहा है, हम उसे वही अर्थ देंगे। The basis of this rule is the presumption that the legislation has used appropriate and specific words. लेजिस्लेशन ने appropriate और specific words का इस्तेमाल किया है, ये ही प्रिज्यूम किया जाएगा और ये माना जाएगा कि जो वर्ड्स यहाँ लेजिस्लेशन ने यूज़ किए हैं, स्टैट्यूट में लिखे गए हैं, कोर्ट्स उसके बियॉन्ड ऑफ स्कोप जाके उसका मीनिंग नहीं निकालेंगे।
जो एग्जिस्टिंग वर्ड्स मीनिंग बता रहे हैं उन वर्ड्स के मीनिंग को एज इट इज़ लिया जाएगा, उन्हें प्लेन और ऑर्डिनरी मीनिंग ही दिया जाएगा अनलेस एंड अनटिल वहाँ कोई एम्बिग्विटी हो। इफ़ देयर इज़ नो एम्बिग्विटी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, संदेह नहीं है, डाउट नहीं है, शब्दों का अर्थ एज इट इज़ स्पष्ट हमें मिल रहा है, तो उन्हें एज इट इज़ ही हमें अडॉप्ट करना है। तो नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि दिस रूल लेज डाउन that the language should be construed according to the plain and ordinary and natural meaning of the words used in the legislation, unless that leads to some ambiguity or unless there is something in the context or object of the statute to suggest the contrary. अब यहाँ जो शब्द आ रहा है नेचुरल और ऑर्डिनरी मीनिंग दिया जाना चाहिए, शब्दों को स्वाभाविक और प्राकृतिक अर्थ ही दिया जाना चाहिए। तो इस बात को भी समझ लेते हैं कि इसका क्या अर्थ है। तो जब हम बात करते हैं नेचुरल ऑर्डिनरी सेंस में किसी शब्द का अर्थ देना है, तो उसका मतलब है किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर और कंटेक्स्ट में देना है। एक उदाहरण के रूप में इसे समझते हैं, जैसे अगर हम बात कहें शब्द अवार्ड, तो अवार्ड का जो पॉपुलरली जो अंडरस्टूड किया जाने वाला मतलब है वो है टू गिव प्राइज़, प्राइज़ देना। अवार्ड मतलब हम सामान्य भाषा में इसे क्या समझते हैं, टू गिव प्राइज़, इनाम देना। लेकिन अगर इसे लीगल सेंस में माना जाए तो इसका मतलब होता है जजमेंट पास्ड बाय द कोर्ट, न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय। तो लीगल सेंस में अवार्ड का मतलब क्या हो गया कि ऐसा जजमेंट जो न्यायालय द्वारा दिया गया, कोर्ट द्वारा पास किया गया। तो जब हमने इस अवार्ड शब्द का जनरल सेंस में मीनिंग लिया तो उसका नेचुरल और ऑर्डिनरी मीनिंग क्या निकल के आया, टू गिव प्राइज़। और उसी शब्द का अगर लीगल कंटेक्स्ट में हमने मीनिंग लिया तो उसका मतलब आया जजमेंट पास्ड बाय द कोर्ट। इसी तरीके से आप देखिए शब्द असाइन, तो इसका जो कॉमन पीपल जो इसका अर्थ जानेंगे वो क्या जानेंगे, टू अलॉट। असाइन करना मतलब अलॉट करना, लेकिन लीगल टर्मिनोलॉजी में इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और राइट्स, संपत्ति या अधिकारों का अंतरण करना, यानी असाइन करना। तो किसी शब्द का नेचुरल या ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है, उसका अर्थ हम क्या निकालें, ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि वेदर हमने उसे कॉमन सेंस में लिया है या लीगल सेंस में लिया है। तो उन शब्दों का पर्टिकुलर पॉपुलर मीनिंग देखना होगा कि उसे लीगल सेंस में क्या कहा जाता है या उसे कॉमन सेंस में क्या कहा जाता है, और वही उन्हें मीनिंग भी दिया जाएगा। मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई, 1953 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में अपीलांट इंडियन सिटीज़न है और जब वो मुंबई के एयरपोर्ट पर आया है तो उसने ये बताया नहीं, डिस्क्लोज़ नहीं किया इस फैक्ट को कि वो अपने साथ गोल्ड लाया है, सोना लेकर आया है। और जब तलाशी ली गई तो उसके पोजेशन से गोल्ड मिलता है। यहाँ पर सागर सीमा शुल्क अधिनियम 1878 के सेक्शन 167 के अकॉर्डिंग उससे उस सोने को सीज कर लिया गया, उस गोल्ड को सीज कर लिया, और साथ ही उस पर फेरा एक्ट 1947 के सेक्शन 8 में भी मामला दर्ज कर लिया गया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के सेक्शन 8 में भी केस फाइल कर दिया गया। अब अपीलांट का कहना यह है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है वो बताता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी। तो आपने जब यहाँ पर गोल्ड को सीज कर लिया 1878 के एक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप 1947 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो दोबारा आप केस फाइल कर रहे हो फेरा के अकॉर्डिंग, वो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20 क्लॉज 2। ये वॉयलेशन कर रहा है उस आर्टिकल का, हमारे राइट का, क्योंकि आपने गोल्ड को सीज कर लिया तो पहले ही वो आपने पनिश कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जो सागर सीमा शुल्क प्राधिकारी न्यायालय या अधिकरण नहीं है, जो अथॉरिटी जिसने सीज किया था गोल्ड को 1878 के एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो कोई जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है, वो कोई कोर्ट नहीं है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चलाई नहीं गई है, इसीलिए ये डबल जेओपार्डी तो नहीं है क्योंकि केस चलाया नहीं गया यहाँ कोर्ट में, तो गोल्ड को केवल सीज कर लिया गया है, तो इसे प्रोसिक्यूशन चलाया जाना नहीं कहा जाएगा। इसीलिए जो 1947 के फेरा एक्ट के अकॉर्डिंग जो केस चलाया जा रहा है वो लीगल है, वैलिड प्रोसीडिंग है।